नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कवि कालिदास के बारे में। कवि कालिदास के माता पिता का जब कवि कालिदास बचपन में छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया, तो इनका पालन पोषण वहीं पर रहने वाले एक ग्वाले के द्वारा किया गया। बचपन में कालिदास बड़े ही मूर्ख व्यक्ति थे और ये गायें चराने का काम करते थे। ठीक है, उसी समय वाराणसी के राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा। वो बड़ी ही रूपवान और बड़ी ही गुणवान थी। तो एक दिन वाराणसी के राजा अपनी रानी के साथ बैठकर कहने लगे कि अपनी लड़की का विवाह किसी उसी के अनुरूप एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। ठीक है, जो उसके अनुरूप गुणवान हो, है ना, और बिल्कुल सुंदर भी हो। तो राजा क्या करते हैं, रानी से बोलते हैं कि आप सोचो कौन हो सकता है। तो रानी बोलती हैं कि हमारे ही यहाँ पर हमारे राज्य में एक रहते हैं ऋषि जिनका नाम है वरुचि, तो उनसे मिलिए आप, वो मेरे को लगता है राजकुमारी के लिए उपयुक्त होंगे। तो फिर राजा कहते हैं कि विद्योत्मा इसके लिए माने या ना माने उसके ऊपर निर्भर करता है। तो विद्योत्मा ने कुछ शर्तें रखी थी कि मेरे क्वेश्चनों के जो उत्तर देगा उसी के साथ मैं विवाह करूँगी। ठीक है, तो वरुचि को ये बात बताई गई। तो वरुचि आता है कि मैं राजकुमारी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो वरुचि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है। राजकुमारी उनसे प्रश्न करती है, लेकिन वरुचि उनके पूरे उत्तर नहीं दे पाता है और वो हार जाता है। और राजकुमारी इसके बदले में उसको धन्यवाद देती है। तो वरुचि क्या करता है, इसको अपना अपमान समझता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर मन ही मन सोचता है कि इसका बदला लूँ, राजकुमारी की शादी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से करवाऊँ ताकि ये जीवन भर पछताए। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो रास्ते से जा रहा था, ऐसे करते करते बातें करते करते ऐसे सोचता हुआ जा रहा था। तो उसको रास्ते में जंगल में कालिदास गायें चराता हुआ दिख गया। तो कालिदास उस समय जिस डाल पर बैठे थे, जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे, उसी को काट रहे थे। तो वरुचि ने कहा कि हे मूर्ख व्यक्ति, अभी तो इसको काटेगा ना तो खुद गिरकर नीचे पड़ जाएगा। तो कालिदास उसको गुस्सा आकर बोलता है कि तू अपना काम कर, अपने पे ध्यान रख, दूसरों को ज्ञान मत बांट। ठीक है, तो फिर कालिदास ऐसा बोल देते हैं उसको। तो वरुचि वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद कालिदास वहाँ से पेड़ की डाली कटती है और वो नीचे गिर जाता है। तो फिर उसको समझ में आता है कि ये कोई ज्ञानवान व्यक्ति है ना, जिसने मेरे को अभी कुछ कहा था, ये कोई विद्वान व्यक्ति है। तो वो उससे जाके मिलता है। तो फिर वरुचि क्या करता है, वो उसको कालिदास को कहता है कि मैं तेरा विवाह है राजा की पुत्री से करवाऊंगा, राजकुमारी से, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही गुणवान है, तो मेरे साथ चल। ठीक है, तो उसको क्या करता है, बड़े ही ऋषियों के अच्छे कपड़े पहना देता है और अपने साथ में ले लेता है। तो फिर कालिदास उसके साथ में चले जाते हैं। अब राजा के वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, कौन, वरुचि, कि ये मेरे महान गुरु है कालिदास। तो ये राजकुमारी से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। शास्त्रार्थ का मतलब है उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। ठीक है, तो राजा को लगा कि बिल्कुल भाई ये तो कोई पंडित आदमी है, विद्वान आदमी है, तो फिर इसको क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो कालिदास उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है। अब वरुचि ने कालिदास से कहा था कि मैं राजकुमारी को बता दूंगा कि हमारे गुरुजी ने, कालिदास जी ने अभी क्या धारण कर रखा है, मौन व्रत धारण कर रखा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इशारों में जवाब देना है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, तो फिर मैं समझा दूंगा उनको तो भाई इनका इशारा क्या था। तो राजकुमारी के सामने चाहता है। तो राजकुमारी को कहा गया कि जो हमारे कालिदास गुरुजी है वो क्या कर रखे हैं, अभी मौन व्रत ले रखे हैं, तो अभी बोलेंगे नहीं, तो आप इशारों में प्रश्न करिए। तो राजकुमारी क्या करती है, प्रश्न करती है। अपना पहला प्रश्न एक उंगली खड़ी करती है। तो उसका मतलब होता है एक उंगली खड़ी करने का कि इस संसार में एक ही परमात्मा है। ठीक है, तो कालिदास तो मूर्ख व्यक्ति था, तो वो समझता है मेरी ये एक आंख फोड़ना चाहती है, तो इसलिए मेरी तरफ एक उंगली दिखा रही है। तो कालिदास गुस्सा आके क्या करता है, उसकी तरफ दो उंगलियां ऐसे करता है कि शायद ये क्या कर रही, ये मेरी एक आंख फोड़ेगी ना, तो मैं इसकी क्या करूँगा, दोनों आंखें फोड़ दूंगा। तो राजकुमारी को फिर वो समझाता है, कौन, वरुचि, कि ये कहना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान है। जब तक आत्मा नहीं होगी तो परमात्मा का कोई मतलब वो नहीं हो सकता, कोई गुणगान नहीं कर सकता।
जब तक मनुष्य में आत्मा होगी तभी तो परमात्मा को पहचानेंगे। ठीक है, तो राजकुमारी को पहला उत्तर मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाती है। फिर दूसरा प्रश्न करती है राजकुमारी, अपना पूरा हाथ खड़ा करती है पंजा सहित। तो उसका राजकुमारी का प्रश्न था कि इस संसार में 5 तत्व है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनसे मिलकर संसार बना है। ठीक है, तो अब कालिदास तो मूर्ख व्यक्ति था, उसको लगता है ये मेरे चांटा देगी, है ना, तो इसलिए मेरी तरफ थप्पड़ बाज रही है। तो राजकुमारी की तरफ वो गुस्सा के मुट्ठी बाढ़ता है, अगर तू मेरे चांटा देगी ना मैं तेरे गुस्से मार मार के तेरे थोपड़े को लाल कर दूंगा। ठीक है, तो राजकुमारी को फिर वो रुचि समझाते हैं क्या कि जब तक ये 5 तत्व एक साथ मिल नहीं जाते ना तो इस संसार का निर्माण नहीं हो सकता। तो राजकुमारी को लगता है बिल्कुल सही बहुत उत्तर दे रहा है। तो इस प्रकार से राजकुमारी के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो राजकुमारी हार जाती है। राजकुमारी का विवाह है कालिदास से कर दिया जाता है छल के साथ, छल कपट करके उसका विवाह कालिदास से करवा दिया गया। ठीक है, अब वो घर पे आ जाते हैं, उनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। फिर क्या होता है, एक दिन उनके घर के बाहर कोई व्यक्ति आता है। ठीक है, तो वो विद्योत्तमा उससे बोलती है कालिदास की किम वदति। तो कालिदास जवाब देता है उष्ट्र, कुछ और जवाब देना था तो उसकी जगह पर उष्ट्र दे देता है। तो फिर विद्योत्तमा कहती है कि आपको संस्कृत नहीं आती। तो फिर कालिदास कहता है मुझे तो संस्कृत क्या है कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने शिक्षा ग्रहण की नहीं, मैं तो गंवार आदमी हूँ। ठीक है, तो ये सुनकर विद्योत्तमा को बुरा लगता है और उसने सोचा कि मेरे साथ क्या किया गया है, छल किया गया है। तो विद्योत्तमा क्या करती हैं, कालिदास से कहती हैं कि मेरा तो पति कोई विद्वान पंडित हो सकता है, तुम नहीं, तुम जाओ शिक्षा ग्रहण करो, अच्छे से विज्ञान पंडित बन जाओ तो मेरे पास आना, नहीं तो मत आना। तो कालिदास के बात ये चुभ जाती है, उसको लगता है कि मेरे आत्मविश्वास पर घात किया गया है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं कालिदास जी, है ना, और जंगल में जाते हैं। जंगल में फिर वहाँ से आगे निकलते हैं, काली माता का मंदिर होता है। काली माता के मंदिर में वो खूब तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, काली माता से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं उस समय के लिए, परंतु फिर भी काली माँ उनसे राजी नहीं हुई। तो फिर क्या करते हैं, अंत में वो अपनी तलवार निकालते हैं और अपना सिर काटने को उतारू हो जाते हैं। तो तब काली माता प्रकट होती है और तब उनको क्या करता है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, विद्वान बनते हैं फिर। और इसीलिए कालिदास का नाम कालिदास पड़ा, क्योंकि उन्होंने काली माता की पूजा की थी। तो फिर वो आते हैं वहाँ से निकलकर और वापस आते हैं घर पे। तो फिर उनसे बात करते हैं राजकुमारी से, तो फिर उनको पता चलता है। तो कालिदास वापस शिक्षा ग्रहण करके घर आते हैं और अपनी पत्नी से मिलते हैं। तो फिर उन्होंने शास्त्रार्थ किया, उससे बातचीत की, तो वो बिल्कुल ज्ञान ग्रहण कर चुके थे। तो फिर विद्योत्तमा से कहते हैं कि तुम मेरी क्या हो, गुरु हो, तुम्हारे कहने पर मैंने कैसी की है, शिक्षा ग्रहण की है। तो फिर वो उसको पत्नी नहीं मानता है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम क्या हो, मेरी गुरु हो। तो विद्योत्तमा इससे नाराज़ हो जाती है और श्राप देती है किसको, कालिदास को, कि तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही होगी। और कालिदास घर से वहाँ पे बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर वहीं पे एक राजा थे, भोज राजा, तो उनके दरबार में कुछ रहने लग जाते हैं, उनके रत्न बन जाते हैं, जैसे 9 रत्न होते हैं ना, तो वैसे प्रकार से उनके रत्न थे, उनमें से एक रत्न बन जाते हैं। रत्न बनने के बाद में वहीं पे कुछ दिनों तक रहते हैं। तो और विद्वान थे, तो वो राजा की प्रशंसा में कुछ रचनाएं लिखते थे, लेकिन कालिदास कभी नहीं लिखते थे। तो इससे राजा ने उससे कुछ कहा सुनी हो गई, तो कालिदास उनके दरबार को छोड़कर चले गए। तो कई दिनों तक वो बाहर रहे, आए नहीं। तो राजा परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में उन्होंने खूब कालिदास को ढूंढा, लेकिन मिले नहीं। फिर उन्होंने कुछ उपाय ढूंढा, योजना सोची कि कालिदास को किस प्रकार बुलाया जाए। तो कालिदास कुछ पंडित राजा भोज ने कुछ पंडितों को अपने वहाँ पर बुलाया और कहा कि मैं घोषणा करूँगा दरबार में कि कोई भी विद्वान है वो नई नई कविताएं लिख के लाएगा, और तुम उनको सबको बता देना ये पुरानी है, ये पुरानी है, ये पुरानी है। तो सब विद्वान लिख के लाए, सबको पुरानी बता दी जाए। तो फिर कालिदास को जब ये बात सुनी, कालिदास ने तो उनसे बुरा लगा। तो फिर वो एक राह चलते व्यक्ति को बुलाता है अपने पास में और कहता है कि तुम ये रचना राजा के सामने पढ़कर सुना देना, तुम्हारे को
1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। ठीक है, तो वो राहगीर व्यक्ति पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर बोलता है चलो सुना दूंगा। वो जाता है राजा के दरबार में और रचनाओं को क्या करना कर देता है, शुरू कर देता है सुनाना। तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे पिताजी ने, राजा भोज के पिताजी ने, तुम्हारे मतलब राजा भोज के पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान मतलब उधार ली थी, तो वापस लौटा दी जाएगी। तो ये सुनकर सब पंडित आश्चर्यचकित रह गए। यदि वो हाँ करते हैं कि हमने पहले सुनी है तो 1 करोड़ मुद्राएं लौटानी पड़ेगी, और यदि ना करते हैं तो ये बिल्कुल नई कविता हो गई। तो फिर ये क्या हो जाते हैं, उस व्यक्ति को वहाँ पे बुलाते हैं राजा भोज, और स्वर्ण मुद्राएं उनको क्या कर देते हैं, दे देते हैं कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ो, और कहते हैं कि ये कविता सच सच बताना तुम्हारे द्वारा लिखी गई, अगर गलत बताओगे तो काल कोठरी में बंद कर दिए जाओगे। तो वो बोलता है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसने एक कविता लिखी है। तो राजा वो समझ गए वो कालिदास ही है। तो कालिदास ही मिलते हैं और अपने दरबार में वापस ले जाते हैं। ठीक है, फिर उनमें कुछ कहासुनी हो जाती हैं, तो कालिदास उनका घर छोड़कर वापस चले जाते हैं वहाँ से। तो वापस हो जाते हैं तो श्रीलंका चले जाते हैं। अब श्रीलंका में उस समय राजा थे कुमारदेव। तो कुमारदेव यदि वो उनके दरबार में जाते तो कुमारदेव राजा भोज को बता देते थे कालिदास हमारे दरबार में आए हुए हैं यहाँ पर। तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने निश्चय किया कालिदास ने कि मैं एक नर्तकी के घर यहाँ रुकूंगा। ठीक है, तो नर्तकी के यहाँ रुकते हैं। तो उस समय कुमारदेव ने अपने दरबार में एक घोषणा की थी कि वो नाटक के छंद के बड़े ही प्रेमी थे, काव्य संगीतों के, कि एक छंद था जिसको जो भी पूरा कर देगा उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। तो ये बात पूरे दरबार में कह दी गई, तो सभी लोग उस छंद को पूरा करने में लग गए। तो वहाँ की नर्तकी थी, उसके पास में वो छंद था, और वो बेटी बेटी सोच रही थी मैं इसको कैसे पूरा करूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे पूरा करूँ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कालिदास वहीं बैठे थे, तो कालिदास उस छंद को यूं ही बोलते हैं कि ये तो बड़ा आसान है, मैं इसको तुरंत पूरा कर देता हूँ। तो कालिदास उसको पूरा कर देता है ना। तो फिर अब नर्तकी के मन में लोभ आ जाता है कि ये तो सारा क्रेडिट कालिदास को चला जाएगा। तो वो क्या करती हैं, पूरा करवाती, उसकी पीठ में चूरा घोंप देती है। ठीक है, और राजा के सामने, कुमारदेव के सामने जाकर उस छंद को प्रस्तुत करती हैं कि देखो मैंने ये पूरा छंद कर दिया है। तो कुमारदेव समझते हैं कि ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि यदि तुमने ये सच सच बताना तुमने पूरा किया है कि ये पूरा छंद, तो फिर वो बोलते कि नहीं, हमारे एक व्यक्ति हैं जिसने पूरा किया है, और मैंने उस विद्वान को, जिस आदमी ने ये पूरा किया है उसको मैंने मार दिया है पैसों के लोभ में, मतलब मुद्रा के लालच में आकर। तो वो आते हैं, तो आकर देखते हैं तो कालिदास का शरीर मर्त पड़ा था वहाँ पे उसके घर में नर्तकी के। तो उसके दुख में वो क्या कर देते हैं, अपने भी प्राण त्याग देते हैं, मतलब उसकी चिता के साथ, कालिदास के साथ कुमारदेव राजा भी क्या कर देते हैं, जल जाते हैं। और इस प्रकार कालिदास की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो ये आज हमने जाना दोस्तों कालिदास के बारे में, सारा जीवन परिचय उसके, उसने क्या किया क्या नहीं किया। अब कालिदास ने कई रचनाएं की, कई नाटक किए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नाटक है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और इनको भी अपन अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज तक यही है अपना। उम्मीद करता हूँ कालिदास के जीवन परिचय आपको अच्छे से समझ में आया होगा।